अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इशूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक तो मरीम नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है कि हाउ डेयर यू, जो मखसूस नशिस्तों का केस आया उस पर उसने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने एक मानी हेज प्रेस रिलीज़ जारी की है। क्या इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या जो सुप्रीम कोर्ट बनाम जो बाकी सारे अदारे हैं, कोई आपस में इनका कोई टकराव तो नहीं होने जा रहा? तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा इशू जो है वो बन्नू में एक बहुत बड़ा एक मुजाहरा हुआ है और मुजाहरे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए गए हैं और उसके बाद उन पर गोलियां भी चली हैं। कोई 2 लोग जो हैं वो उस में जाँ बहक हो गए, कोई 12-14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। मुजाहरा करने वाले कौन लोग थे, वो नारे किसके ख़िलाफ़ मार रहे थे, गोलियां किसने मारी और आगे क्या होने जा रहा है, यानी कि कल फिर उसके हवाले से उनका कोई एक प्लान है जो कि सिचुएशन बड़ी डेंजरस हो रही है उधर। और तीसरा इशू जो है वो आयशा जहां ज़ेब के हवाले से। आयशा जहां ज़ेब समा टीवी के एंकर हैं, उनके खामद ने उन पर तशद्दुद किया था और उसके बाद पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ उनके खामद के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उसको गिरफ़्तार कर लिया, उस पर पर्चा हुआ। आज उसकी ज़मानत मंजूर हो गई है और आयशा जहां ज़ेब ने उससे सुलह कर ली है। तो ये अखबार जो रिपोर्ट आ रही हैं वो ये हैं। तो इसमें किस हद तक सदाकत है, इन तीन इशूज़ पर हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि आयशा जहां ज़ेब से शुरू कर लेते हैं कि आज उनके हवाले से कोई ऐसी ख़बरें छपी हैं कि वो आज अदालत में पेश हुई हैं और उधर उन्होंने जो कोई उनके दरमियान सुलह हुई है। उधर सेशन जो बयान जो उन्होंने कलमत कराया उसमें उनके शोहर और उनके दरमियान राज़ीनामा के हवाले से था। तो दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से सुलह कर रही हैं। जवाब में आयशा जहां ज़ेब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो भी हुआ है बहुत जुल्म है, किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी मुअज़्ज़िज़ीन ने फ़ैसला किया है मैं इसको मानती हूँ। और अदालत में उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहती, गवाहान की मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ है। अब यह है कि ये क्या फ़ैसला हुआ है। अब ये देखें, इससे एक तो इस केस से पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, कि दरमियान में कई लोग जो हैं वो मुसालहत की कोशिश करते हैं और लोग केसेस अपने विड्रा कर लेते हैं, ये किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। दूसरा ये है कि इस तरह के केसेस लड़ना जो है वो भी कोई इतना आसान नहीं है। पूरे मुआशरे को आप एक तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं और फिर साथ ये है कि लोग बता रहे होते हैं जी कि अगर आप अभी मामला ख़त्म कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर भी मसाइल पैदा होंगे। अब ये है कि ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक भी है। आयशा जहां ज़ेब जो हैं वो तशद्दुद का ज़िक्र भी कर रही हैं। तशद्दुद के हवाले से उनकी तस्वीर भी जारी हुई, बहुत बहीमाना किस्म का तशद्दुद किया उनके खामन ने। ये गालिबन उनके दूसरे या तीसरे खामन हैं, जो उनकी दूसरी शादी है या तीसरी शादी है। तो अब ये हुआ क्यों, और मैंने इस बारे में कोई जो अपने कोई सोर्सेज थे उनसे को मैंने पता करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि बेसिकली उन्होंने कहा जी कि पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि कैसे, ये तो अखबार में ख़बर भी छपी है। फिर उन्होंने मज़ीद चेक किया तो उन्होंने बताया, यानी कि वो पहले क्यों कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने आज ही तो पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है। उन्होंने कहा कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो अगर आज सुलह हुई है तो फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब ये तासर जो उनकी बात से मुझे लगा वो ये है कि ये अदालत में जो एक पैचअप हुआ है उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मांगी है। एक अदम एतमाद की फ़ज़ा तो है, उनको शायद ये लग रहा हो कि बाद में मेरा खामद मेरे पर कोई अटैक ना कर दे। दूसरा, उन्होंने फिर खैर जो मज़ीद पता किया तो पता चला कि जो इनकी सुलह हुई है उसमें इनके लिए इंसेंटिव ये था कि इनकी बच्चों की कोई तहवील का भी मामला था कि बच्चे किसके पास रहेंगे, और बच्चे ऑब्वियसली उस सारे अमल में दरमियान में सफ़र भी हो रहे हैं। तो वो जो है यानी कि इन्होंने एक तरह से रिकन्सिलिएशन करके पैचअप करके उसके नतीजे में खामंद उसको ज़मानत मिल गई है। और अब जो है आगे कोई बच्चों की तहवील का सिलसिला, ये जो बुज़ुर्ग दरमियान में पड़े हुए हैं उन्होंने कोई ये चीज़ें तय करानी थी या पहले हो चुकी थी। एन मुमकिन है कि कोई तहरीरी तौर पे कोई मुआहदा ऐसा भी हुआ हो जिसके नतीजे में जाके उसने आगे बयान दिया हो। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है। ये जो एक तशद्दुद है ये एक बुज़दिल किस्म के लोग करते हैं, बहादुर किस्म के लोग जो है ना वो एक दलाइल के साथ मुकाबला करते हैं और औरत को
जो इंसान नहीं समझते या दूसरे दर्जे के शहरी नहीं समझते, उनकी ख़ुद इंसानियत जो है वो उस पर भी वो भी मशकूक होती है। आगे हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो मरियम नवाज़ के हवाले से है। मरियम नवाज़ ने आज चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी कि अदलिया ने उनको मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि अदलिया का फ़ैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। पीटीआई को वो अता किया गया जो मांगा नहीं था। अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। जजों को फ़ैसले अपनी ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। एक जमात को रैयत देने और हारे हुए शख्स को दोबारा लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। दूसरी जानब अब यह है कि ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी डेंजरस है। आपने कोई सुना होगा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन या ब्रेक डाउन की बातें कर रहे हैं। अब जो है मरियम नवाज़ जो है उसने भी तड़ी लगा दी है। तो क्या ये किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या मुहाजराई की तरफ सूरत हाल जा रही है, इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। इन द मीन वाइल मैं आपको भी बताऊँ कि आज इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी एक मानी हेज़ किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी हुई। उसमें क्या हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने यानी कि उन्होंने बेसिकली जो अपनी इन हाउस कार्रवाई है उसको पब्लिक के सामने ले आए। बेसिकली अपने शरीकां सुना रहे सन, यानी कि अपने जो पीटीआई वाले हैं सुप्रीम कोर्ट वाले हैं उनको बता रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमने अपने लीगल एक्सपर्ट से कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें बताया जाए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है मखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर अमल दरामद करने के रास्ते में किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट है तो हमें बताया जाए, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं रहनुमाई लेने के लिए। साथ उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 80 सीटों की बात है। 39 लोग ऐसे थे पीटीआई के कि जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में साथ एफिलिएशन डिक्लेयर की थी कि मैं पीटीआई के साथ हूँ, लेकिन उनके साथ पार्टी का टिकट नहीं था। अब यह है कि अगर नॉर्मल आप कानून की बात करें तो उसमें तो यही है कि जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं तो पार्टी का टिकट होगा तो उस बुनियाद पे वो पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी होती है लेकिन उनको उस तरह से तसव्वुर नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये पॉइंट रेज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरा जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि जो 41 लोग हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एफिलिएशन भी डिक्लेयर नहीं की हुई थी, जिन्होंने पीटीआई के साथ वाबस्तगी भी नहीं शो की हुई थी। तो अब उनका क्या करना है, यानी कि उनका तो ना टिकट है ना उन्होंने वाबस्तगी है, और फिर जो कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कोई जमात ज्वाइन करनी थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पहुंच गए। तो अब इनका क्या किया जाए। अब यह है कि कानूनी तौर पर तो सवाल मौजूद हैं, अब इसका आगे क्या बनेगा। यानी कि ये है कि जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अपना मामला लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन की दिल ही दिल में ये ख्वाहिश होगी कि अल्लाह करे शाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अमल दरामद ना हो। वजह क्या है? वजह यह है कि इस सारे अमल में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को स्केप कोर्ट बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने फलां बात जो है उन्होंने उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अब यह है कि एक बात मैं मानता हूँ कि धांधली हुई है, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, लेकिन जो इस पर्टिकुलर इशू है इसके हवाले से अगर आप देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था। यानी कि अगर कोई आपके पास कैंडिडेट आता है, आगे इसकी बैकग्राउंड में चले जाएंगे तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम होने वाले वो एक लंबी बातें शुरू हो जाती हैं, मैं उसको इधर तक महदूद करूँगा। तो ये इसको एक नए तरीके से जो एक कानून मौजूद है, यानी कि जब आपने कोई फ़ैसला करना है या कोई एक्शन लेना है, या जो वो लोग हैं जो पीटीआई के हैं उनकी अगर पोजीशन आपने चेंज करनी है रिकॉर्ड में तो कोई ना कोई किसी कानून का हवाला देना है। तो अब इसमें क्या हवाला दिया जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप करें वो किस तरीके से उसको जस्टिफाई करेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो आगे एक मुहाजराई की तरफ जाएगी, ये मामला लटक जाएगा। और नाजरीन मैं आपको बताता रहूँ पहले, और कई लोग जो हैं वो बड़े एक इंतहा पसंदाना किस्म की सोच भी रखते हैं और नहीं जी आज की लड़ाई हो ही जान दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान ने सफ़र करना है। पाकिस्तान ने नुकसान पाकिस्तान का होना है, किसी अदारे को फतह नहीं होनी, सब लूज़र होंगे। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ये एक डायलॉग की ज़रूरत है जिधर हम एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करें। हम जो है यानी कि सब लोग इवन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हों वो भी अपनी गलतियों का भी इतराफ़ करें,
फ़ौज अपनी गलतियों का इतराफ़ करे, अदलिया अपनी गलतियों का इतराफ़ करे। ये नहीं होता कि एक बंदे के साथ कोई 5 साल ज़्यादती हो रही है तो आप 6 साल कहें जी कि यानी कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं है। अब वो जिसके साथ 5 साल हुई है वो कहता है कि मेरे लिए अलहदा कानून, इनके लिए अलहदा कानून। तो ये एक जो है ना एक बड़ा विशियस साइकिल है, बड़ा मनहूस किस्म का चक्कर है कि जिसमें कभी कोई फंसा होता है, कभी कोई फंसा होता है। तो हर एक को लगता है जी कि मुझे तो इंसाफ दिया जाए, और जिसको मिल जाता है फिर दूसरा भी आ जाता है, वो भी आके दरवाज़ा खड़काता है कि चो साहब किधर इनके आई तो काम नहीं चलेगा ना, साढ़े बारे भी कुछ सोचो। तो ये सूरत हाल जो है ना ये कोई टेंशन की तरफ जाएगी। इसमें कोई इदारा नहीं बचेगा, यानी कि इसमें सब इदारों की सुबकी होगी। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस टाइम कोई सुलह कराने वाला भी नहीं है। एक टाइम था कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के हम भी नकाद रहे हैं, लेकिन मैं जब इस मौजूदा तनाज़र में देखता हूँ तो उसमें यह है कि वो अच्छा बुरा गलत या ठीक उनकी एक पोजीशन होती थी कि जिधर सारों के साथ उनका रब्ता होता था। अब वो भी एक पार्टी बने हुए हैं। जब वो भी पार्टी बने हुए हैं, अदलिया भी पार्टी बनी हुई है, पार्लियामेंट में जो जिनकी गवर्नमेंट है वो भी पार्टी बने हुए हैं, तो इन दोनों के दरमियान सुलह कौन कराएगा? सुलह कराने वाले के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है। तो अल्लाह खैर करे, ये जो तूफ़ान या हादसे की तरफ हम सूरत हाल बढ़ रही है, अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान की खैर करे। अब जो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो भी कोई इसी से मुतल्लिक़ है। वो है बन्नू में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। मैंने आज वीडियोज़ देखी हैं तो मैं हैरान था कि लोग किधर किधर से उमड़ आए, और जो कोई तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब लोग थे, और जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं तिल धरने को जगह नहीं थी, ऐसी जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें कुछ इस किस्म का था मामला। और वो क्या उनके मुतालबात क्या थे? उनके मुतालबात क्या थे जी कि बम धमाके नामंजूर, टारगेट किलिंग नामंजूर, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अफसोस मुझे सब पर है। क्यों है? एक तो ये है कि ये लोग कौन थे? ये लोग जो हैं ये उधर की जो ताजर बरदरी थी, और उनके साथ जो सियासी जमातें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई थी, और सब ने मिलकर मुजाहरा किया है। अब अलमिया देखें, कुछ दिन पहले उधर बन्नू में अटैक हुआ है फ़ौज पर। एक गाड़ी बारूद से बड़ी हुई गाड़ी आके टकराई है, जिसके नतीजे में काफ़ी फ़ौजी भी शहीद हुए हैं। फ़ौजी शहीद हो रहे हैं लेकिन उनकी शहादत को लोग वैल्यू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अदम एतमाद है, एतमाद का फुकदान है। वो ये समझते हैं, आम आदमी ये समझता है जी कि ये फ़ौज और तालिबान मिले हुए हैं, ठीक है, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान जो है ये चीज़ें चल रही हैं। अब हम पाया जाता है एक का दूसरे पर एतबार नहीं है। उस हालत में हम क्या जंग लड़ेंगे? उस हालत में हम जंग नहीं लड़ सकते। हम दिन ब दिन जो है अपने आप को कमज़ोर करते हैं। एक बात मैं पॉजिटिवली आपको बताऊं, ये जो इस तरह के जो किरदार होते हैं, ये जिस तरह तालिबान है या जो मिलिटेंसी है, ये कभी को मुल्क फ़तह नहीं कर पाते, ठीक है। ये इससे पहले आप देखें इंडिया हमसे कितनी बड़ी पावर है, या इनके इनको कंट्रोल करना भी ये भी नहीं है कि ये फौरी तौर पे हो जाए। कि कश्मीर में अगर आप इंडिया के तनाज़र में देखें तो उनके हवाले से तो एक मिलिटेंट्स हैं ना, इनके वो उधर हम उनको मुजाहिद कहते थे, वो लगे हुए थे। 1988 से शुरू है, अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया। ज़बरदस्ती हो ना कोई आइन पाप हो के उधर कोई जो है ना एक अमन कायम करने की, या आबादी हिंदुओं की बढ़ा के तो अपने जो बतेरे लुच तड़े हुए हैं ना, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो अमेरिका है वो वियतनाम में गया, अमेरिका जो है वो इराक़ में गया, अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में गया, ठीक है। तो जो फ़ौज होती है ना, फ़ौज के पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो मिलिटेंट्स होते हैं इनके पास और काम ही को नहीं होता, ठीक है। लंबी जंगें होती हैं, ये नहीं होता कि ये जो है कोई पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी के लिए ख़तरनाक है, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक है। ये ओवरऑल जो है हमारे एक मुआशरे में जो एक सोसाइटी का फैब्रिक है उसको तबाह कर रहे हैं। लोग जो हैं खौफ की हालत में हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर पैदा हो पाते हैं। यानी कि कई लोगों का अपना अपना बिजनेस है, कोई उधर बत्ता लेना शुरू कर देता है, बत्ते के नज़दीक मतले में लोगों को प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। पुलिस जो है यानी कि हमारी डिसेबल हुई है। एक टाइम था, अयूब खान के दौर की बात कर लें, उस टाइम जो है एक थानेदार, उसकी एक जगह पर 5 साल ड्यूटी होती थी एक थाने में। उससे उसको इलाके के सारे जो चोर मुखबर और जेब कतरे उनका और जो दहशतगर्दी में को मुलव्वस हैं, इस तरह की तो थी नहीं उस टाइम, लेकिन जो भी एक क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में उसको उसकी फिंगर टिप्स पे होती थी ये चीज़ें। अब क्या है,
अब जो है यानी कि मैं इमरान खान के टाइम की बात कर लूँ, अभी भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, लेकिन मैं जिस टाइम का मेरे पास डेटा है मैं वो बात कर रहा हूँ। जो एक SHO का टेन्योर है ना, वो कितना था, 4 महीने। उन्हें खाक करना है 4 महीने, उसको तो पता ही नहीं चलता कि मेरे इलाके में रह कौन लोग रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब क्या है, यानी कि आपने हर जगह पे फ़ौज को घुसाया हुआ है, पुलिस मौजूद ही नहीं है। अब फ़ौज जो है यानी कि इसको, इसका कितना नुकसान क्या है, अदम एतमाद है, लोगों के साथ डायरेक्ट इनका वास्ता है। अब क्या हुआ है, आज का जो मुजाहरा हुआ है उसमें इन्होंने मुजाहरे को डिस्पर्स करते हुए इन्होंने फायरिंग की है। अब पता नहीं इन्होंने कोई अकल दे अन्ने सन, यानी कि फायरिंग करने वाले उन्होंने इस अंदाज में की है कि कोई 2 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं, कोई 12 जो हैं वो जो हैं ज़ख्मी हो गए हैं। अभी आज उनकी वो तदफीन हो रही है और कल फिर उन्होंने सुबह 8 बजे दोबारा से उधर मुजाहरे का ऐलान किया हुआ है। जगह उन्होंने बदल ली है, कल वो पुलिस लाइन के सामने जाएंगे। तो ये जो एक फ़ौज है हमारी, ये कई महाज़ों पे लड़ रही है। ये बलूचिस्तान में भी लड़ रही है, ये इधर तालिबान के साथ भी लड़ रही है, ये सियासी लेवल पर भी लड़ रही है, ये और भी इन्होंने कई महाज़ खोले हुए हैं। तो इनको एक तो अपने महाज़ उनको ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हर जगह पे और इनकी जो विजिबिलिटी है ये इनके लिए बड़ी डेंजरस हो जाती है, लोगों का इन पर एतमाद रहना चाहिए। मुझे दुख होता है उन बच्चों का, उन लड़कों का, नौजवान लड़कों का जो फ़ौज में हैं, और आए दिन मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ कि फ़लाँ बॉर्डर पर या फ़लाँ जगह पर अटैक हुआ तो इतने फ़ौजी शहीद हो गए। वो बेचारे किसी सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी दोगली पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं है जिधर गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बात हो, लेकिन वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। और उनके वालिदैन के लिए जो बायस तकलीफ़ चीज़ है वो ये है कि बजाय इसके कि लोग उनकी कुर्बानी को अप्रिशिएट करें, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना, हम जो है यानी कि अपने लिए तो हर बंदा लड़ रहा है, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना इससे बड़ी कोई क्या एक अपनी हुब्बुल वतनी हो सकती है। फिर कई लोग कहते हैं जी इन्होंने पैसे भी दे देने। भाई मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जो है यानी कि अपनी जान दे देंगे? भाई ये भी लोग जो हैं, ये इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी जिसमें ये चीज़ शामिल थी कि ये जो है इनको कोई अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आए। वो तो आए थे कि जिसमें वो नौकरी भी करेंगे, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, और साथ वो अपने घर वालों के लिए कोई एक ज़रिया मुआश तलाश करेंगे। वो इसलिए आए हैं। ये बातें कर देना, ये बड़ी फजूल बातें होती हैं, बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। जी ओ जी आए इस वजह तो जी इन्होंने पैसे नहीं देंगे। किन्ने पैसे दे देते हैं भाई तुसा उन्होंने, कितने पैसे दे दिए उनके घर वालों को? तो लिहाजा ये बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। और इसको ये जो तकलीफ़ दे अमल है, ये इतना दुख होता है मुझे जब ये जवानों के हवाले से, या इवन जो अफसरान हैं वो बेचारे जो मर रहे होते हैं उनको क्या पता, यानी कि ये पॉलिटिकल लेवल पे उनकी तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, बाकी जगहों पर जो है गुड बैड में उसका कोई रोल नहीं है, वो बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ठीक है, और लोग जो हैं इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, लोगों के लिए एक नॉर्मल डे है। तो ये अदम एतमाद की वजह से, ये अदम एतमाद कम होना चाहिए। बाकी ये जो तालिबान है, TTP, इसका कोई हल तलाश करना चाहिए। पहले माजी में एक कोशिश हुई थी, अभी टाइम ज़्यादा हो गया, मैं अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट कोशिश थी। ये एक चीज़ याद रखें कि TTP के लोग तो पाकिस्तान से हैं। आप इनको बाहर रखेंगे, उसके नतीजे में भी आप इनको मुंह नहीं लगाएंगे तो वो अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए भी आप पर अटैक करेंगे। ठीक है, इनके लिए कोई ना कोई हल तलाश होना चाहिए। माजी में इसके हवाले से कोशिश हुई है, अभी मौजूदा गवर्नमेंट को उस पर गौर करना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट के नॉलेज में है, ऐसी कोई पॉलिसी बन रही थी। ठीक है, लेकिन यह है कि वो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में चीज़ें होती हैं, आखिरी मरहले पर जो है वो रह जाती हैं, तो वो भी रह गई। वो क्या पॉलिसी थी, अच्छी पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी, वो मैं दोबारा किसी और टाइम पर आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।